हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में अपन एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि ये टर्म्स काफ़ी सिमिलर साउंड करती हैं, येट इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये टर्म्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले एम्फीप्रोटिक में आप ये प्रोटिक वर्ड नोटिस करो, ये वर्ड यूज़ किया गया है प्रोटॉन के लिए। आपको पता है कि जो H+ आयन होता है, जिसको अपन हाइड्रॉन भी बोलते हैं, इसको अपन प्रोटॉन भी बोलते हैं। सो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस में जो डेफिनेशन बताई गई है उसका रेफरेंस है प्रोटॉन। सो यहाँ पे लिखा गया है द टर्म एम्फीप्रोटिक refers to the substance that can both accept and donate a proton. So ऐसे सब्सटेंस एम्फीप्रोटिक होंगे जो H+ यानी प्रोटॉन को डोनेट भी कर सके या फिर H+ को वो रिसीव भी कर सके। अगर ये दोनों काम कोई सब्सटेंस कर पा रहा है तो उसको अपन एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस बोलेंगे। अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ये आयनिक सब्सटेंस भी हो सकता है और कोवलेंट भी हो सकता है। बस उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सके और डोनेट भी कर सके। अब अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि क्या ऐसी उस सब्सटेंस में प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सके और प्रोटॉन को वो डोनेट भी कर सके। सबसे पहले आप सोचो कि प्रोटॉन को अगर डोनेट करना होगा तो उस कंपाउंड के पास में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए ताकि वो उसको डोनेट कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O में एक हाइड्रोजन है जिसको H2O डोनेट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ H+। ऑलराइट, इसके अलावा H2O को एक H+ एक्सेप्ट भी करने की इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी ये एम्फीप्रोटिक हो सकता है। ठीक है, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, ध्यान से सुनना होगा इसको। ये जो H+ है प्रोटॉन, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इस स्पीसी में जगह खाली है इलेक्ट्रॉन्स के आने की। ऑलराइट, अब अपन H2O मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इसके पास में ये दो क्या हैं, लोन पेयर हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दे आर नोन एज लोन पेयर। सो H2O अपने लोन पेयर को H+ को डोनेट कर सकता है क्योंकि H+ के पास में जगह खाली है। ऑलराइट, सो जब ये H+ को डोनेट H2 अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा तो H+ और H2O आपस में जुड़ के बना लेंगे H3O पॉजिटिव। ऑलराइट, सो इस प्रोसेस में क्या हुआ, H2O से H+ जुड़ गया, इसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा H2O ये वाला हाइड्रोजन या फिर इन दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन को डोनेट भी कर सकता है। सो इसके पास दोनों पावर है, H+ को एक्सेप्ट भी करने का पावर है और H+ को डोनेट करने का भी पावर है। इसलिए इसको अपन बोलेंगे एम्फीप्रोटिक स्पीसी। ऑलराइट, अब देखना धीरे धीरे कंफ्यूजिंग ये वाला टर्म हो जाएगा अगर अपन डिस्कस करेंगे कि एम्फोटेरिक क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये दो स्टेटमेंट आप याद रखें कि एम्फीप्रोटिक के लिए द मोलिक्यूल मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम and it can be donated to another molecule. Alright, first condition ये है। Second condition क्या है, the molecule must contain a lone pair of electrons। और ये lone pair कैसे होने चाहिए, electrons that are not involved in chemical bonding, lone pair होने चाहिए to accept a proton। तो मॉलिक्यूल के पास में एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए देने के लिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन है तो वो अपना स्पीसी होगा या सब्सटेंस होगा एम्फीप्रोटिक। राइट, सो अब जैसे मैंने बोला कि आयनिक कंपाउंड भी एम्फीप्रोटिक हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं। H2 का जैसे अपन ने एग्जांपल देखा तो एक कोवलेंट कंपाउंड था जिसको अपन ने एम्फीप्रोटिक प्रूव किया। अब अपन आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल देखते हैं जो कि एम्फीप्रोटिक हैं। ऑलराइट, सो देखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स कैन एक्ट एज एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। देखना तीन टर्म आ रही हैं। सबसे पहले तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कौन हो सकते हैं, जो डाइप्रोटिक एसिड हो। ऑलराइट, सो डाइप्रोटिक एसिड का क्या, कॉन्जुगेट बेस। सो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हो सकते हैं डाइप्रोटिक एसिड्स
लेकिन उसका कौन सा फॉर्म, जब वो कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में हो तब वो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। जल्दी से देखते हैं कैसे। सो जैसे डाइप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, जो 2 प्रोटॉन को डोनेट कर सकें, उनको अपन डाइप्रोटिक एसिड्स बोलते हैं। ऑलराइट, या फिर बोलेंगे जिनकी बेसिसिटी 2 हो। तो यहाँ पे अगर H2SO4 की बात की जाए तो डाइप्रोटिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 भी डाइप्रोटिक है, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। H2S भी डाइप्रोटिक है, H2CrO3 भी डाइप्रोटिक है। अब इन डाइप्रोटिक एसिड्स का क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए एसिड क्या करता है, H+ रिलीज करता है। जब एसिड H+ रिलीज करता है तो एसिड कन्वर्ट हो जाता है अपने कॉन्जुगेट बेस में। ये बहुत कंफ्यूजिंग है बट याद रखें, एसिड जब H+ डोनेट कर देता है तब जो बनने वाला स्पीसी होता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। तो देखना H2SO4 ने एक एसिड है और उसने एक H+ रिलीज कर दिया तो वो क्या बन गया, HSO4-। अब ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये डाइप्रोटिक एसिड था, HSO4 उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब ये कैसे एक्ट करना चाहिए, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस जैसे एक्ट करना चाहिए। अपन देखते हैं कैसे। तो अपना स्पीसी क्या है, HSO4-। अब देखिए जो HSO4- है, ये एक और हाइड्रोजन है इसके पास में, इसको ये डोनेट कर सकता है। क्या दिक्कत है, H2SO4 क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, एक रिलीज कर चुका है, कॉन्जुगेट बेस बना चुका है, एक और रिलीज करके ये SO4-2 बना लेगा। तो उसने एक H+ रिलीज कर दिया। इसके अलावा ये एक H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है और ये वापस से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2SO4 में। इसका मतलब जो HSO4- है वो H+ डोनेट भी कर सकता है और H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसलिए HSO4- क्या होगा, अपना एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कौन हो सकते हैं, डाइप्रोटिक एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस हो सकता है। अब देखिए एक और एग्जांपल, H2CO3। H2CO3 डाइप्रोटिक एसिड हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे एक्ट करना चाहिए, एम्फीप्रोटिक। तो वो उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया HCO3-। अगर ये एक H+ रिलीज करेगा तो CO3-2 बनाएगा, एक H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, वापस H2CO3 बना लेगा। इसके पास दोनों पावर हैं, H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। HS- H+ रिलीज करेगा, -2 बनाएगा, और एक्सेप्ट करेगा, H2S बनाएगा। ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, H2S का। सो H2S एक डाइप्रोटिक एसिड हो गया, उसका कॉन्जुगेट बेस HS- हो गया। ये दोनों ये एम्फीप्रोटिक जैसे एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल H2CO3 का, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इसका कॉन्जुगेट बेस अगेन H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल। अब इसको अपन रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। ऑलराइट, सो अपन कार्बनिक एसिड का एग्जाम्पल देखते हैं। H2CO3 इज नोन एज कार्बोनिक एसिड एंड सिंस इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड दैट्स वाई इट्स अ वीक एसिड। 2 हाइड्रोजन है, डाइप्रोटिक एसिड। ऑलराइट, सो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, HCO3-। अब डाइप्रोटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, जैसे मैंने बोला कि कैसे बिहेव करना चाहिए, ये H+ को डोनेट करने वाला भी होना चाहिए और एक्सेप्ट भी करने वाला होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू तो बताया, बट रिएक्शंस में क्या होगा कि HCO3- को अगर आप पानी में डालोगे यानी एक्वस करोगे तो ये H2O मॉलिक्यूल के पास में आ जाएगा और H2O मॉलिक्यूल से ये एक H+ ले लेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि H2O भी कैसा होता है, H+ देने वाला और H+ लेने वाला। यहाँ पे HCO3- इसका एक H+ ले लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO3-2 में। ठीक है, तो HCO3- ने क्या किया, एक H+ दिया, डोनेट किया इस रिएक्शन में। अब HCO3- इसके अलावा और क्या कर सकता है, पानी में उसको फिर से डिजोल्व किया तो वो H2O का एक H+ रिसीव कर सकता है। यहाँ पे उसने H2O को एक H+ डोनेट किया, यहाँ पे रिसीव करके उसने क्या बना लिया, वापस अपना कार्बोनिक एसिड बना लिया। तो थ्रू रिएक्शंस भी अपन देख सकते हैं कि HCO3- विच इज ए conjugate base of H2CO3 and that's why it is an amphiprotic species.
ऑलराइट। सो यहाँ पे देखिए ये जो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात जल्दी से अभी बता देता हूँ, आगे मैं कंक्लूजन में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग जो H+ डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, और ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H+ रिसीव करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ऑलराइट। सो देखिए HCO3- क्या कर रहा है, HCO3- एम्फीप्रोटिक है, तो ये H+ को डोनेट भी कर सकता है और H+ को ये रिसीव भी कर सकता है। इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड भी है और ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस भी है। अब यहीं से समझ में आएगा आपको कि एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी एम्फोटेरिक स्पीसीज क्या होते हैं। एम्फीप्रोटिक तो अपने बात कर ली। अब मैंने आपको क्या बताया कि ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग जो H+ डोनेट करता है वो एसिड है, जो H+ रिसीव करता है वो बेस है। HCO3- दोनों काम कर सकता है, इसलिए ये एसिड भी है और ये बेस भी है। ऑलराइट। अब अपन आते हैं इसी डिस्कशन को दिमाग में रखते हुए अपन बात करते हैं कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है। देखना वर्ड बहुत ही सिमिलर है, एक वर्ड है अपना एम्फीप्रोटिक और दूसरा वर्ड है एम्फोटेरिक। सो एम्फीप्रोटिक के बारे में अपन ने बात कर लिया। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, सब्सटेंसेज दैट कैन एक्ट बोथ एसिड एंड बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एसिड जैसे भी एक्ट कर पाए और जो बेस जैसे भी एक्ट कर पाए, उनको अपन बोलेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है। अब देखिए दिस डेफिनेशन इज क्वाइट सिमिलर टू एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस because all amphiprotic substance show acidic properties by donating a proton and similarly they show basic property by accepting a proton। अब यही कंफ्यूजन है जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी को मैं दूर कर देता हूं। ठीक है, तो एम्फोटेरिक मैंने क्या बोला, जो एसिड भी हो वो जो कि बेस भी हो। ठीक है, और HCO3- की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया कि ये एसिड भी हो सकता है और ये बेस भी हो सकता है, क्योंकि ये H+ डोनेट भी कर सकता है, ये H+ रिसीव भी कर सकता है। और एम्फोटेरिक सब्सटेंस की डेफिनेशन ये है कि जो एसिड भी हो और जो बेस भी हो, ऐसा सब्सटेंस को अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक। इसका मतलब जो HCO3- है ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी हो गया। इसके अलावा ये एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस भी हो गया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये एसिड जैसे एक्ट भी कर रहा है, ये बेस जैसे भी एक्ट कर रहा है, इसलिए एम्फोटेरिक है। ये H+ डोनेट भी कर सकता है, ये H+ रिसीव भी कर सकता है, इसलिए ये एम्फीप्रोटिक भी है। इसके और धीरे धीरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप अब भी नोट डाउन करिए। ऑल द एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेज कैन बी कंसिडर्ड एज एम्फोटेरिक। ऑलराइट, देखिए एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या थे अपने, जो H+ को क्या कर सकें, डोनेट भी कर सकें, और जो H+ को क्या कर सकें, रिसीव भी कर सकें। ठीक है, अब ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या बोलती है कि जो H+ डोनेट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड, और जो H+ रिसीव करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। इसका मतलब क्या है कि एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस जो भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे, एम्फोटेरिक भी होंगे, क्योंकि एम्फीप्रोटिक में H+ वो डोनेट भी करेगा, H+ रिसीव भी करेगा, और डोनेट और रिसीव करने की वजह से वो एसिड भी है और वो बेस भी है, इसलिए वो एम्फोटेरिक भी है। और इसीलिए एग्जाम में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है, ऑल द एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कैन कंसिडर्ड एज एम्फोटेरिक, हाउएवर द रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब बस ये नॉट ऑलवेज ट्रू क्या है, यही अपने को डिस्कस करना है। उसके लिए मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं कि 3 थ्योरीज हैं अपने पास एसिड और बेस का पता लगाने के लिए। सबसे पुरानी थ्योरी ये थी अरेनियस थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंपाउंड को अगर अपन पानी में डालें, अगर वो H+ बना दे तो वो एसिड है, अगर पानी में डालने से वो OH- बना दे तो वो बेस है। ये अरेनियस थ्योरी है। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या है, ये प्रोटॉन के रेफरेंस से बताई गई है। जो H+ को डोनेट करता है वो होता है एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी, और जो H+ एक्सेप्ट करता है वो बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ऑलराइट, इसके अलावा एक और थ्योरी भी है, लुईस थ्योरी। वो क्या बोलती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो लोन पेयर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो
बेस होते हैं। ये 3 थ्योरीज है जिससे आप पता लगा सकते हो कि कोई एसिड है कि बेस है कि दोनों है। ऑलराइट, सो अभी यही देखना है कि अपना जो रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू क्यों नहीं है। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ 1 सेकंड में समझ में आ जाने वाला है। Al2O3, Al2O3 असल में लुईस एसिड है, इसके अलावा ये लुईस बेस भी है। सो Al2,3 एसिड भी है और ये बेस भी है। इसका मतलब Al2,3 क्या हो गया, M4 टेरिक सब्सटेंस हो गया। M4 टेरिक क्या है, जो एसिड भी हो जो बेस भी हो, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि Al2O3 के पास में क्या कोई हाइड्रोजन है जो H+ की फॉर्म में डोनेट कर सकता है? नहीं। ये क्या H+ को रिसीव कर सकता है? वी डोंट नो। कर सकता होगा, वी डोंट नो, बट ये H+ को डोनेट तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या नहीं है, एम्फीप्रोटिक नहीं है। लेकिन ये क्या है, एम्फोटेरिक है, लेकिन ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। और इसीलिए क्या बोला गया था, ऑल द एम्फोटेरिक स्पीसीज कैन नॉट बी एम्फीप्रोटिक, लेकिन एवरी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कैन बी एम्फोटेरिक। क्योंकि अगर कोई एम्फीप्रोटिक है वो H+ को देगा, वो H+ रिसीव भी करेगा। इसका मतलब वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड भी है और ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस भी है। एसिड भी हो गया, बेस भी हो गया, तो वो एम्फोटेरिक हो गया। और यही स्टेटमेंट मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, therefore all the amphiprotic substances can be considered as amphoteric, but however the reverse statement is not always true। मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करें, सोचें, या फिर वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखें। ये 2 रिएक्शन मैंने लिख दी है, मैं इनको समझाऊंगा नहीं, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट पूछी जाती है, IIT जैसी, नीट जैसी एग्जाम में। Al2,3 बेस जैसे एक्ट कब करेगा और Al2,3 एसिड जैसे एक्ट करेगा। तो Al2,3 यहाँ पे HCl क्या होता है, अपना एक एसिड होता है। सो Al2,3 एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये Al2,3 एज ए बेस यहाँ पे एक्ट कर रहा है। सेकेंड रिएक्शन में Al2,3 किसके साथ है, NaOH। NaOH क्या होता है, सबको पता है NaOH बेस होता है, राइट। सो अगर NaOH बेस है तो Al2,3 यहाँ पे कैसा होगा, एसिड। तो Al2,3 बेस भी है और एसिड भी है, इसलिए क्या है, एम्फोटेरिक स्पीसी है। लेकिन ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया है। सो गाइज, आई थिंक ये आपको डिस्कशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समरी के रूप में अगर आप कुछ पॉइंट्स नोटिस करना चाहें तो ये वाला जो स्क्रीन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास में एज ए डेटा रख सकते हैं। जब भी आपको रिवीजन करना हो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सब कुछ वही है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप पॉज करके सब कुछ यहाँ पे रीड करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आप डाउट पूछ सकते हैं। ऑलराइट गाइज, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।